बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सुहेल अफजल की बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का जो नाम है वो एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम है। यहाँ पर जो है वो आपको बेस स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्लियर करता चलूँ कि पिछले चैप्टर के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ जो वीडियोज़ लेक्चर हमारे चल रहे हैं ये नॉट ओनली फॉर द स्पेसिफिक एरिया स्टूडेंट्स बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान। इवन ये कि कराची या अगर साउथ पंजाब में या किसी और सिटी के अंदर भी कोई स्टूडेंट अगर बैठा हुआ और अकाउंटिंग का आईकॉम का पार्ट 1 का स्टूडेंट है तो वो भी उन चीज़ों को समझ सके। तो यहाँ पर ये जो मैं एक स्पेसिफिक बुक डेफिनेटली मेरे लिए जो है वो यहाँ पे एक बुक को ही लेकर चलना जो है वो पड़ेगा, मेरे लिए जो है वो मजबूरी है। लेकिन आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी हमारी आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की बुक्स हैं ऑथर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन अकाउंटिंग के सब्जेक्ट का एडवांटेज ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो तमाम बुक्स के अंदर उन्होंने सेम दिए होंगे। तो इसमें जो है वो सिर्फ नाम का फ़र्क आएगा। अब जैसे चैप्टर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का है तो बाकी ऑथर्स की बुक में भी अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से चैप्टर मौजूद होगा, लेकिन वहाँ पर जो है वो अमाउंट्स चेंज होंगी। तो अकाउंटिंग बेसिकली जो सब्जेक्ट है ना वो है ही आपके कॉन्सेप्ट्स का। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी डाले या एग्जामिनर अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए आप सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप एक बुक को भी पकड़ लें और उसके क्वेश्चन को याद कर लें, आपसे पेपर में वो सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करें, अपनी जो है वो पूरी तवज्जो कॉन्सेप्ट्स को समझने पर लगाएं और उनको जो है वो मजबूत करें। और फिर आप देखें कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा कर रहे हो, चाहे वो पास पेपर हो चाहे आपके पास किसी और ऑथर की बुक हो, आपको जो है वो समझ आ रही होगी। तो चैप्टर्स जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो तकरीबन सारे बुक्स में जो है वो सेम है। अब हमारा यहाँ पर इस बुक के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है सुहेल अफजल की बुक में वो है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर जो है ना मैं इस चैप्टर की पहले बेस बताऊँगा। चैप्टर की एक्सरसाइज छोटी सी है, 2 ही जो है वो सिर्फ इसके क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो है ना वो इस चैप्टर की बेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि आपका अगला जो चैप्टर आ रहा है उसमें हम लोग सीखेंगे कि एंट्रीज़ कैसे पास करनी है, जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास करनी है और फिर उससे अगले चैप्टर में लेजर अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। और फिर जो अगले वाले चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी जो है वो जर्नल एंट्रीज़ वगैरह के वाले से बात हो रही होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आपको जो है वो चीज़ें वहाँ पर समझ उसी वक्त अच्छे तरीके से आ रही होंगी जब आपको इस चैप्टर की जो बेस है ना वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि इस चैप्टर की जो बेसिक है नॉट ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर बल्कि फॉर ऑल ओवर द बुक। ठीक है, तो उसमें जो है वो तमाम बुक के बाकी क्वेश्चंस को समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए इस चैप्टर की बेस का आना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर ये पता लग गया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप जो है वो कोई भी एंट्री को आसानी से पास कर लोगे। ठीक है, तो चैप्टर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमें एंट्रीज़ बनानी आ जाएंगी जो कि अगले चैप्टर्स में आ रही हैं। और इस चैप्टर में एंट्रीज से पिछला स्टेप है, यानी कि आपने देखी होंगी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, जर्नल का जो चैप्टर है वहाँ पे जब हम एंट्रीज पास कर रहे हैं तो एंट्रीज से पहले जो है वो हम अपने एंड पर एनालिसिस कर रहे होते हैं, तज्जिया कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस क्या होता है वो माइंड जो है वो मैं बता रहा होता है सारा ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद, और उस एनालिसिस के बाद ही जो है ना वो एंट्री पास होती है। तो हम लोगों ने करना क्या है, बेसिकली एंट्री जो है वो अगला स्टेप है, उससे पहला जो स्टेप है ना एनालिसिस किया कैसे जाता है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने लगे हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम उसने जो है वो एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दिया हुआ। ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे करना है, उसका तज्जिया कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। तो इसके लिए जो है ना वो मैं आपको जस्ट 2-4 बातें मेन जो इस चैप्टर की बेसिक्स में आई हुई हैं वो बता दूंगा और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपने तौर पर अटैम्प्ट करेंगे, शॉर्ट एग्जांपल्स अपने तौर पर अटैम्प्ट करेंगे एनालिसिस को समझने के लिए। तो जितना इफेक्टिव आपको एनालिसिस समझ में आएगा उतना इफेक्टिव आपका अगला काम होगा, यानी उतना इफेक्टिव आपके अगले चैप्टर्स के वाले से अंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही होगी। तो अब यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले कुछ मेन चीज़ें देख लें। बेसिकली जो है वो उसने चैप्टर्स की बेस में बताया हुआ है कि अकाउंटिंग के जो है ना वो 2 सिस्टम्स होते हैं और इनमें जो है वो एक होता है जी सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकी आगे डेफिनेशंस भी हैं, डेफिनेशन मैंने अलहदा से जो है वो आपको पूरी चैप्टर वाइज पढ़ानी है
और उसमें बाकायदा एक एक वर्ड जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल हमारा फोकस जो न्यूमेरिकल के ऊपर है, आगे चल के डेफिनेशंस में ये चीज़ें आ रही हैं, शॉर्टली यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँगा क्योंकि चैप्टर के समझने के लिए इनका कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। सेकेंडली जो है वो डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग के अंदर जो है वो दो मेन सिस्टम्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग की चीज़ों को, अकाउंटिंग के रूल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो है ना, ये ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। यानी जब अकाउंटिंग का सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था तो ज़्यादातर जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत जो है वो वर्क करते थे। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो पहला जो डिफरेंस है वो ये होगा। उसके बाद दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में या हम जो भी ट्रांजैक्शन देखते थे उसका या तो हम सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करते थे, ये बड़ी अहम बात है, या फिर उसका जो है वो कोई इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते थे। अगर हमें समझ नहीं आती थी तो हम उस ट्रांजैक्शन को वैसे ही छोड़ देते थे, यानी उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं करते थे। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है वो हम आगे अगर डेफिनेशन के वाले से बात करें या इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको जो है वो इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 53 पर जो है वो मैं पूरी डिटेल मिल रही होगी, और उसमें जो है वो बताया जा रहा होगा कि यहाँ पर हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो आप क्या मतलब इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते, और इसी तरह से ना ही आप जो है वो अपने एसेट लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन करते हैं, और ना ही जो है वो आप अपने बिज़नेस की अदर डिटेल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो है वो आप ये इनकम, एक्सपेंस और अदर अकाउंट्स जो हैं वो आप मेंटेन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, मेन जो है वो सिर्फ कैश का अकाउंट या कोई पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है जिनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, ओनली कैश और पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर इस सिस्टम के अंदर जो प्रॉफिट होता है ना वो भी नॉट एक्यूरेट नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इसका डिफरेंस क्या बताया कि सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में हम हर ट्रांजैक्शन के जो है वो डबल इफेक्ट्स को देखते हैं, यानी कि दो इफेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर लाइक सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑफ ₹10,000 10,000 रुपये की चीज़ें आपने कस्टमर को बेची हैं, तो इसमें जो है वो दो जो है वो आपके इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में। यानी एक तो आप चीज़ों को बेच रहे हो, गुड्स आपके पास से आउट हो रही हैं, और कस्टमर से अगर आपने ये कैश पर चीज़ें बेची हैं तो कस्टमर से कैश आपको रिसीव हो रहा है। तो एक इफ़ेक्ट है गुड्स का जाना, और दूसरा इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का आना। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या कहा जाता है कि जी सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करें, यानी या तो गुड्स के जाने को रिकॉर्ड करें या सिर्फ कैश के आने को रिकॉर्ड करें। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं करता था ये सिस्टम। तो इसीलिए इस सिस्टम के अंदर इन फ्लॉज की वजह से जो है ना ये वाला सिस्टम जो है वो अब एक लिहाज से आप यूँ कह लें कि इस लिमिटेड कंपनीज़ या जो प्राइवेट लेवल पे या कंपनी लेवल पर जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करना, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट सिंगल होते हैं। इसमें सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं, इनकम एक्सपेंस के प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाए जाते। ठीक है, इसके अलावा ये ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, तो इसलिए कंपनी लेवल पर तो रिस्ट्रिक्शन है कि आपने अकाउंटिंग अगर अप्लाई करनी है अपने बिजनेस में तो आपने ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं करना, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपने मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना है, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम डबल, अगर कोई ज़्यादा इफेक्ट आ रहे हैं तो वो ज़्यादा भी रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें जो है वो आप क्या करते हो, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करते हो, प्रॉपर, यानी कि इन अदर वर्ड अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो प्रॉपर हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, और हमारे पास जो एंड पर रिजल्ट आ रहा होता है वो भी बिल्कुल सही पता लग रहा होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है। क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपर हो रही है तो आपका प्रॉफिट और लॉस भी जो है वो प्रॉपर पता लग रहा होगा आपको। तो ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है। ठीक है, इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर ICOM पार्ट 2 में आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से पूरा चैप्टर मिलेगा, और चैप्टर का जो मेन हेड होगा ना वहाँ पे लिखा होगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग तो हो रही होगी लेकिन वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के थ्रू हो रही होगी। तो अब यहाँ पर आपको जस्ट आखिरी बात जो इस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के डिफरेंस के वाले से क्लियर करता चलूँ वो ये है कि
हम लोग आगे की जो पूरी अकाउंटिंग है, यानी जो हमारे जितने भी नेक्स्ट चैप्टर्स हैं और ये वाला जो चैप्टर है, इन तमाम चैप्टर्स के अंदर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे, यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और ट्रांजैक्शन के जो है ना वो डबल इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो फर्दर डिटेल अगर आपने इसकी देखनी है तो आप जो इसकी डेफिनेशंस वाला जो एरिया है वो पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर जो मैंने पेज नंबर 53 आपको बताया इस पर जो है वो सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम का जो है ना मेजर डिफरेंस बताया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। तो बेस में तो एक तो ये चीज़ बताई हुई है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, अप्लाई कहाँ हो रहा है, तो मैंने बता दिया कंपनीज़ में जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। हर कंपनी में, हर बड़े बिजनेस में जो है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कोई ऐसा बिजनेस जिसमें मालिक जो है वो अकेला बंदा, वो अपना जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू, क्योंकि उसकी जो है वो बिज़नेस के बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, बिज़नेस की बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। और उसमें जो भी उसने रिकॉर्डिंग करनी है वो खुद से करनी है, कुछ वो चीज़ों को याद कर लेता है, कुछ चीज़ों को वो लिख लेता है, तो इसलिए जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम उसके लिए फेवरेबल हो सकता है। वो चाहे तो अप्लाई कर ले, लेकिन बेहतर यही है कि हर तरह के बिज़नेस के लिए, चाहे वो सोल ट्रेडर हो जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, या चाहे वो पार्टनरशिप हो, या चाहे वो कंपनी लेवल का बिज़नेस हो, हर तरह के बिज़नेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग को फॉलो करना, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करना ही बेहतर रहता है। तो इसीलिए आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर जगह पर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही अकाउंटिंग होती है बिजनेसेस के अंदर। तो एक तो ये हमारा था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन की जो एक्सरसाइज है ना जी, वो देखें पेज नंबर 70 पर है और आपको टोटल 2 सवाल मिल रहे हैं। तो ये 2 सवाल जो है वो आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि पहले समझाऊंगा कि करना कैसे इन क्वेश्चंस को, उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस पर आएंगे। तो उसके लिए जो है ना वो आप 2-3 चीज़ें यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली हैं, इनको ज़रा तवज्जो से देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आपने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है, ठीक है, तो 3 चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ अकाउंट्स, नंबर 2 पर नेचर ऑफ अकाउंट्स और नंबर 3 पर रूल्स अप्लाई, ठीक है। यानी कि आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स की तादाद देखनी है। नंबर ऑफ अकाउंट का मतलब अकाउंट्स की तादाद कितनी है। तो याद रखिएगा किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम जो है वो मिनिमम कितने अकाउंट्स होंगे, 2। इसके बाद फिर आप उनकी नेचर देखेंगे। अब नेचर के वाले से ये बात बड़ी है, मैं ये ज़रा समझ लें। अकाउंट्स जो है वो नॉर्मली 5 तरह के होते हैं, जिनमें एक आ जाता है एसेट, सेकेंड वन इज़ लायबिलिटी, थर्ड वन इज़ कैपिटल, फोर्थ वन इज़ इनकम एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सपेंस। 5 तरह के अकाउंट होते हैं। तो इन्हीं 5 अकाउंट्स में से हमने देखना होता है कि जो 2 अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी नेचर क्या, और उसके बाद फिर इन अकाउंट्स के हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। अच्छा, रूल अप्लाई करने का क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर। फ़िलहाल जो है वो अगर हम यहाँ तक की बात को समझें तो इसको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ से क्लियर करते हैं। लाइक परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर कैश। अब ये ट्रांजैक्शन है, बेसिकली चैप्टर का नाम ही ये है कि ट्रांजैक्शन दी होंगी आपको और आपने उन ट्रांजैक्शन का क्या करना है जी, एनालिसिस करना। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, इसका एनालिसिस में हमने क्या देखा है, एनालिसिस के लिए 3 स्टेप्स हैं। ये बेसिकली एनालिसिस के स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 पर क्या है जी, नंबर ऑफ अकाउंट देखेंगे। अकाउंट का मतलब है कि कोई ऐसा फॉर्मेट जिसमें हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ की क्या करनी है, डिटेल मेंटेन करनी है। यानी कि अकाउंट हमेशा उस चीज़ का बनेगा जो चीज़ बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल है। जैसे कि कैश जो है वो बिज़नेस के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है, अहम चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट है बिज़नेस का, तो इसलिए हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। हम यहाँ पर बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो लाजमी बात है बिल्डिंग जो है वो बिज़नेस की एक बड़ा मेजर एसेट है, तो बिल्डिंग का अकाउंट बनाया जाएगा। इस तरह से अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स का अकाउंट बनाएंगे। कोई हमारा अगर खर्चे हो रहे हैं तो हमने एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है।
हैं। अकाउंट का मतलब है एक लिहाज से जिसको आप उर्दू में खाता कहते हो, इसमें क्या करना होता है, जस्ट आपने जो है ना वो डिटेल मेंटेन करनी होती है कि आपके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, और जा कहाँ से रहे हैं और किस वजह से और किस दिन जा रहे हैं। तो बेसिकली अकाउंट जो है ना वो आप किसी ख़ास आइटम का बना रहे होते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का मतलब क्या कि सिर्फ कैश का अकाउंट बन रहा है। अब इस कैश अकाउंट का जो सिंपल फॉर्मेट है ना वो क्या है, ये सिंपल फॉर्मेट है, इसको आप टी अकाउंट भी बोलते हो, यानी कि टी की शेप का। इसमें अगर आप देखें तो दो साइड्स आ रही हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है ना उस साइड को कहते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब डेबिट ये जो है और ये जो क्रेडिट है, ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी साथ साथ आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, याद रखिएगा ये दोनों वर्ड्स जो है ना ये हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम चीज़ों की रिकॉर्डिंग के लिए, और जो भी हमने ये अकाउंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं इनके रूल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट का अगर हम लोग देखें तो डिक्शनरी मीनिंग बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी हम बुक की ही बेस में जाएं तो ये लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़ुबान के वर्ड डेबिटम, और क्रेडिट का वर्ड जो है वो लातीनी ज़ुबान के वर्ड क्रेडिटम से निकला, ठीक है। तो डेबिटम जो है वो अब हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो डेबिटम को डेबिट बोलते हैं और क्रेडिटम को जो है वो क्रेडिट बोलते हैं। अब डेबिट का मतलब जमा कराना होता है, क्रेडिट का अगर हम लोग नॉर्मल मीनिंग देखें तो क्रेडिट उधार की सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट का वर्ड होगा और डेबिट का वर्ड होगा ना वो सिर्फ रूल्स को बनाने के लिए और चीज़ों की रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये दो वर्ड जो है ना पूरी अकाउंटिंग में आपको मिलेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे। आपने बस इतना याद रखना है कि आपने इन दोनों वर्ड्स के ना मीनिंग पर नहीं जाना, यानी कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है, इनके मीनिंग पर नहीं जाना। जैसा आपने समझ लेना है कि ये दोनों वर्ड्स बेसिकली क्या है, ये दोनों वर्ड्स सिंबल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं रूल्स बनाने के लिए, रूल्स को फॉलो करने के लिए, चीज़ों की रिकॉर्डिंग के लिए। तो डेबिट और क्रेडिट दो सिंबल समझी जाएंगी, दो वर्ड समझे जाएंगे, इनके मीनिंग पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके साथ साथ देखें तो डेबिट में यहाँ पे DR लिखा हुआ है और उधर क्रेडिट में CR लिखा हुआ है। ये बेसिकली एब्रीवेशन नहीं है डेबिट की। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि डेबिट जो है वो DR जो है वो बेसिकली डेबिट की एब्रीवेशन है, तो डेबिट की एब्रीवेशन नहीं है। R का जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है ना वो रिकॉर्डिंग की सेंस में आ रहा है। सेम लाइक वाइज CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्डिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसी भी अकाउंट की जो है वो डेबिट साइड होगी, किसी भी अकाउंट की। इसका मतलब है अगर बिजनेस में हज़ारों अकाउंट बन रहे हैं तो हर अकाउंट की लेफ़्ट साइड जो है वो डेबिट साइड होगी, और हर अकाउंट की जो राइट हैंड साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड होगी। और इसमें जो है ये वाला जो अकाउंट मैंने बनाया ये एक रफ अकाउंट की शेप है, इसको आप टी अकाउंट भी बोलते हो। हम लोगों ने जब इस चैप्टर के अंदर एनालिसिस करना है तो हमेशा हमने टी फॉर्म के अंदर करना है, यानी कि एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ अकाउंट। तो जब आप अकाउंट्स की तादाद देखेंगे तो आप जो है ना उसको आइडेंटिफाई करोगे, और जब आप रूल अप्लाई करने के लिए अकाउंट बना रहे होगे ना तो वो टी फॉर्म में बना रहे होगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। बस अब इसमें जो अभी तक की मैंने समरी बताई है, इसमें मैंने ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसको एक्सप्लेन नहीं किया फ़िलहाल, जस्ट आपको बताया कि एनालिसिस के लिए आपके 3 स्टेप्स होंगे, जिसमें पहला जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ अकाउंट्स का, सेकंड है नेचर ऑफ अकाउंट, और नंबर 3 पर रूल्स अप्लाई। ये तीनों स्टेप्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जब आप ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये आपने लिखने नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड में होंगे, और उसके मुताबिक ही आप ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे होगे, ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर रहे होगे। तो नंबर 1 पर एनालिसिस में 3 स्टेप्स, नंबर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट और रूल्स अप्लाई। उसके बाद बताया कि ओवरऑल जो है वो अकाउंट की अगर हम बात करें तो अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम किसी चीज़ की डिटेल को लिख रहे होते हैं, ठीक है, और इसकी मैंने एग्जाम्पल्स भी दी हैं। और इसके साथ फिर मैंने ये भी बताया कि अकाउंटिंग में जो है वो मेजर जो अकाउंट समझे जाते हैं 5 जो है वो डिफरेंट नेचर्स के अकाउंट हैं, जिनमें पहला जो है वो एसेट का है, उसके बाद सेकंड की अगर हम लोग बात करें लायबिलिटी, नंबर 3 वन इज़ कैपिटल, नंबर 4 वन इज़ इनकम एंड नंबर 5 वन इज़ एक्सपेंस। तो ये 5 तरह के अकाउंट हैं। आईकॉम पार्ट 1 के अंदर थोड़ा सा समझाने के लिए, सिर्फ जो है वो ट्रांजैक्शन को समझाने के लिए आप क्या करते हैं, ड्राइंग्स का अकाउंट भी बना लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आपको फॉरेन बुक्स के अंदर या बड़ी क्लासेस जो आगे हमारी ग्रेजुएशन की या मास्टर्स की हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको जो अकाउंट्स की नेचर मिलेगी वो 5 तरह की मिलेगी, यानी कि
ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग। और जब हम बात करते हैं इन अकाउंट्स की तो आपको ये मैं बता दूं कि इनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज और डिक्रीज आती है। तो अब ये आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ शो करूँगा, जो यहाँ पर मैं रूल्स बना रहा हूँगा, वो आपके ना सिर्फ इस चैप्टर में अप्लाई होंगे बल्कि पूरी बुक में जो है ना ये वाले रूल्स फॉलो होने जा रहे हैं। इसलिए आपने इन रूल्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझ भी लेना है और इनको याद भी करना है। मैंने आपको ये बता दिया कि रूल्स जो है ना वो इन दो वर्ड्स के बनेंगे, जिनमें एक है डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और उसकी जो है वो मैंने बेस भी बता दी कि डेबिट का वर्ड कहाँ से निकला है, डेबिट को डेबिट क्यों कहते हैं, और क्रेडिट का वर्ड कहाँ से निकला है और उसको हम क्रेडिट क्यों कहते हैं। और इसके साथ साथ मैंने DR और CR का भी आपको डिफरेंस बता दिया। इसके साथ साथ आपको शॉर्टली मैंने अकाउंट का फॉर्मेट भी बता दिया कि टी अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम रूल्स की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनली जो है वो रूल्स डिराइव्ड हुए हैं। बेसिकली ये आउट ऑफ द वे में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है ना वो हमने यहाँ पर लिखनी है इन फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर आप ये मैंने एक वर्ड लिखा है गैप के नाम से, ठीक है। गैप स्टैंड्स फॉर जर्नल अकाउंटेड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो सेम फॉलो किए जा रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पाकिस्तान में बैठकर मैं अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ ना ट्रांजैक्शन का, तो UK में या USA में अगर कोई पर्सन है, कोई अकाउंटेंट है किसी कंपनी में बैठा हुआ है और वो अगर बिजनेस की, इनकम की, एक्सपेंस की, एसेट लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो भी उसी तरीके से कर रहा होगा और वो सारा जो काम किया जा रहा होगा वो गैप को फॉलो करते हुए किया जा रहा होगा। और यहाँ पर जस्ट इस बात को याद रखना है कि जो गैप के प्रिंसिपल्स होंगे वो जर्नल जो प्रिंसिपल्स हैं ना, जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम होंगे। और गैप का मैंने आपको एब्रीवेशन बता दी है, दैट मीन्स जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब इन प्रिंसिपल्स को अगर देखा जाए तो वो क्या है, ये प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जी एसेट्स में जब भी इंक्रीज़ आएगी आपने हमेशा उनको डेबिट करना है और जब भी डिक्रीज़ आएगी क्रेडिट करना है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का क्या मतलब है, अगर फ़र्ज़ किया मैंने फ़र्नीचर ख़रीदा कारोबार के लिए, तो फ़र्नीचर मेरे पास आ रहा है, फ़र्नीचर मेरा एसेट है, इसका मतलब है कि इंक्रीज़ आ रही है। तो इंक्रीज़ आने की सूरत में जो है वो मैंने उसको डेबिट कर देना है। अगर मैं फ़र्नीचर को बेच देता हूँ या फ़र्नीचर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, बिज़नेस में यूज़ के काबिल नहीं रहता, तो इट मीन्स कि वो बिज़नेस से आउट हो गया, ठीक है। तो एसेट में डिक्रीज़ आ रही है। अगर इंक्रीज़ आएगी आपने डेबिट करना है, डिक्रीज़ आ रही होगी तो हम उसको क्रेडिट कर रहे होंगे। इसी तरह से जो है वो अब इस चीज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स आने लगी हैं। कुछ इस चैप्टर के अंदर जो है तो सिर्फ 2 ही सवाल हैं, लेकिन अगर हम अगले चैप्टर्स में देखें तो बल्कि आखिर तक आपको जो है ना, आखिरी चैप्टर तक आपको जो है ये एसेट की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो अप्लाई करने को मिल रही होगी क्वेश्चंस के अंदर। तो एसेट की जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो हमने देख ली। इंक्रीज़ हमेशा डेबिट होगी, डिक्रीज़ क्रेडिट होगी। ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि इंक्रीज़ हो तो डेबिट क्यों करते हैं और डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट क्यों करते हैं, हम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट क्यों नहीं करते। तो मैंने आपको बताया कि रूल्स कुछ बना दिए गए हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलते हैं पूरी दुनिया में और उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही जो है वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को हर कंट्री के अंदर चलाया जा रहा होता है। तो वहाँ पर जो है वो ये डिफ़ाइन किया हुआ है, जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग एसोसिएशंस हैं अमेरिका के अंदर, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने जो है वो ये पूरी जो है वो आप रिसर्च कह लें और इस सब्जेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ें बताई हुई हैं, बनाई हुई हैं और हमें भी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, उसी के मुताबिक जो रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इंक्रीज़ का एक उन्होंने सिंबल रख दिया है कि जी जब एसेट इंक्रीज़ होंगे ना तो हमेशा उसको हम डेबिट कर रहे होंगे और जब भी एसेट में कमी आ रही होगी हमेशा उसको हमने क्रेडिट करना है। बस आपका काम ये है कि इसको एज इट इज़ याद करें। इसमें इंक्रीज़ की जो कोई रीज़न है, कोई लॉजिक जो है ना वो एज इट इज़ कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम कहेंगे जी आपका नाम जो है वो, मैं अगर बात करूँ जी मेरा नाम यासिर है, ठीक है, तो मेरा नाम यासिर क्यों है, मैं कहूँगा मेरे फादर ने रखा, फादर ने क्यों रखा। अब यहाँ पर आप देखें तो वो आप आगे कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट यही कहेंगे जी फादर ने रखा, उनको पसंद था या जो है वो किसी ने बताया कि ये नाम रख दिया जाए, बस। तो यहाँ पर अब अगर एसेट की बात करें तो एसेट की इंक्रीज़ जो है वो डेबिट होगी और डिक्रीज़ क्रेडिट होगी। लायबिलिटी की जो इंक्रीज़ है वो रूल में बताया हुआ है कि जब भी लायबिलिटीज़ बिजनेस की बढ़ती हैं हमेशा क्रेडिट करते हैं और जब भी कम होती हैं हमेशा उसको डेबिट करते हैं। इंक्रीज़ कब होती हैं, लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, आउटसाइडर का जो कंट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में हो रहा होता है उसको आप लायबिलिटी बोलते हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो बैंक से जो हमने लोन लिया हुआ है
वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उनको वापस करना। तो जब लोन ले रहे होते हैं हमारी जिम्मेदारी इंक्रीज़ हो जाती है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ हो रही होगी तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। अगर हम लोन की पेमेंट कर रहे हैं, पैसे वापस कर रहे हैं, बैंक को अदा कर रहे हैं, लाख रुपया लिया उसमें से 30,000 वापस कर दिया, तो जितने रुपये आपने वापस किए हैं ना उतने से लायबिलिटी आपकी डेफिनेट बात है डिक्रीज़ हो रही होगी। तो लायबिलिटी की जो डिक्रीज़ है वो डेबिट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल के वाले से अगर बात करें तो कैपिटल जब भी बिजनेस का बढ़ता है, यानी ऑनर जब भी पैसे लेकर आएगा कारोबार के अंदर, तो हम जो है वो उसको क्रेडिट करेंगे। और अगर बिजनेस से वो पैसे निकाल रहा होगा तो उसको आप डेबिट करोगे, यानी कि पैसे इन्वेस्ट करने की सूरत में क्रेडिट करना है, और अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो हम उसको जो है वो डेबिट कर रहे होंगे। इसी तरह से इनकम की इंक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होगी, जो डिक्रीज़ है वो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस की इंक्रीज़ डेबिट और डिक्रीज़ क्रेडिट। और मैंने आपको ये बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दी है कि इंटरनेशनली और जर्नली जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें जो है वो 5 तरह के अकाउंट्स जो है वो उनकी नेचर डिफाइंड है। ड्राइंग्स के बारे में जो है वो वही कहा गया है कि आप जो है वो कैपिटल के जो रूल्स हैं या कैपिटल का जो इन्वर्स रूल्स हैं उनको जो है ड्राइंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आई.कॉम पार्ट 1 की हद तक, क्योंकि ये बेसिक आपकी अकाउंटिंग की है, तो इसमें जो है वो मैं आपको समझाने के लिए ड्राइंग के रूल भी बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग की जो है वो आगे ट्रांजेक्शन्स आपको मिलेंगी। तो ड्राइंग की अगर हम देखें इंक्रीज़ डेबिट होती है और डिक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। तो रूल्स को याद करने के वाले से जस्ट इतना आपने देख लेना है कि एसेट का जो अकाउंट है, उसके बाद एक्सपेंस वाला जो अकाउंट है और जो ड्राइंग्स का अकाउंट है, इन तीनों अकाउंट्स की जो इंक्रीज़ है और डिक्रीज़ है ये सेम है। इसी तरह से दूसरा जो सेट हमारे पास बन रहा है वो लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम वाला बन रहा है। तो इनकी जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो सेम है। रूल जिसको याद होंगे, जितने अच्छे याद होंगे, उतनी अच्छी अकाउंटिंग आपको समझ आ रही होगी, उतनी आसानी के साथ आप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अब हमारा जो अगला काम होगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, वो ये होगा कि ये जो रूल्स यहाँ पर लिखे हैं ना, इन रूल्स को हमने अप्लाई कैसे करना है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन दी होगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल छोटी सी दी, लाइक बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं 1 लाख की कैश पर। अब यहाँ पर हमने करना क्या होगा, ट्रांजैक्शन दी हुई होगी और उस ट्रांजैक्शन का हमने एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस में पहला जो काम करेंगे अकाउंट्स की तादाद को देखेंगे। नंबर 2 पर हमने नेचर देखनी है। नेचर का मतलब मैंने बता दिया कि जो आपको मेन 5 अकाउंट दिए हुए हैं उनमें से देखेंगे कि कौन सा अकाउंट मैच कर रहा है इन अकाउंट्स के साथ, और लास्ट में जो है वो आप क्या करोगे, जो रूल्स मैंने ड्रॉ किए हैं बोर्ड पर इनको अप्लाई कर रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसके वाले से डिटेल बात होगी। यहाँ आज के लेक्चर में आपको अगर कोई बात समझना हो, ये हो कोई मसला हो किसी भी हवाले से, तो आप जो है वो कमेंट्स अपने करें, क्वेश्चंस पूछें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर आपको ज़रूर दूँगा। थैंक यू जी, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।